आपने पहला ओवर अगर उसका देखा और उसके जो स्टंप माइक है उसकी आवाजें सुनी, वो जोर लगा रहा है, बेचारे का बॉल नहीं पहुंच रहा, आपने उसको टीम में सिलेक्ट किया हुआ। तो अगर इन प्लेयर्स के साथ आप जा रहे हैं फ्यूचर में ये सोचने के लिए वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे, तो माजरत के साथ आप अभी हारे हुए हैं। सही बात है, सही बात है। मैंने सवाल किया था मोहम्मद हफीज़ साहब की ट्वीट के बारे में, इमरान साहब से भी, आपसे भी यही बात करना चाहूँगी कि बाबर आजम के अलावा हमें कोई प्लेयर नज़र नहीं आता जब भी बात रन्स करने की आती है या स्कोर करने की आती है। वो अलग बात है, बाबर आजम का बैट पैच जा रहा है, बहुत लंबे अरसे से जा रहा है और वो रन्स नहीं कर पा रहा है। लेकिन डोंट यू थिंक ये भी हमारी नाअहली है कि हम बाबर आजम के अलावा और कोई बल्लेबाज भी तैयार नहीं कर पाए? उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। अगर आप बाबर आजम की जब बात करें तो जब हम उसको कंपेयर करने बैठते हैं तो उसको बहुत बड़े एक रेफरेंस पॉइंट के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। बाबर आजम ने हमारे यहाँ ये हुआ है कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि ही इज़ अ डिपेंडेबल बैट्समैन, जिसने कंसिस्टेंटली जब उसकी पीक फॉर्म चल रही थी तो उसमें उसने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिया है, मैचेस भी हमने जीते और वो फिर एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है। अब जब भी होगा ये कि जब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो कंपैरिजन होने लग जाएगा, क्या ये बाबर की जगह ले रहा है? हाँ, बुरा कामरान गुलाम, ठीक है, वो बुरा परफॉर्म करेगा तो फिर होगा कि इसकी जगह बाबर आजम को वापस ले आया जाए। जो भी है, बात वही है कि क्या हमने अभी भी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लेकर चलना है या बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच लेकर चलना है? क्या हम अब अगर देखें तो हम 2026 के ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू 2021। 2022 में जो हमने कारनामे किए थे उनको गुजरे हुए बहुत टाइम गुजर चुका है। अब हमें 26 और उससे ऑनवर्ड्स देखना है। ठीक है कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी टीम में जगह बनती है, यस जगह बनती है, लेकिन क्या इस दौरान हम कोई नए खिलाड़ियों को ट्राई ना करें? अगर तो हमने उनको ट्राई नहीं करना तो फिर तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हम इतनी ज़्यादा क्रिकेट करवा रहे हैं, 18 टीमों का T20 नेशनल T20 कप हो रहा है, तो उसमें जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं या उनको फिर नज़र आना बंद हो जाए कि उनकी जगह है या नहीं है, बिकॉज सबको एक फ्यूचर प्लान मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ यही है कि अगेन वही बात है कि इस बायलैटरल सीरीज़ के अंदर हमारे पास हारने के लिए है क्या? कोई ट्रॉफी एट स्टेक नहीं है, कोई पॉइंट्स एट स्टेक नहीं है, जिस तरह वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के केस में होता है कि आपकी हर बायलैटरल सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे काउंट होंगे। ठीक है, हम हार रहे हैं, उसका गुस्सा है, हमें फ्रस्ट्रेशन है कि कंसिस्टेंटली हमारी टीम हारती हुई नज़र आ रही है, बीच में ग्लिमर ऑफ होप नज़र आता है, वो चाहे कराची में जो हमारा चेज़ हो, जो हमने 350 प्लस चेज़ कर लिया था वनडे में, या फिर तीसरे T20 में जिस तरह से हमने चेज़ कर लिया, तो इस किस्म के होप्स नज़र आते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी कंसिस्टेंटली हमारे साथ मसला आ रहा है, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट उन्होंने भी किया था, हमारी बॉलिंग का मसला खासा शदीद है। हम पिछले काफ़ी अरसे से हमारी बैटिंग फिर क्लिक कर रही है। हमारा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारा एक बड़ा की प्लेयर शाहीन ही कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब अब तो ऐसा लगने लग गया है कि शाहीन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क सेट हो रहा है कि शाहीन को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब ने खुद कहा है कि आप शाहीन को भी बिठाएं, और एक आधा नाम उन्होंने और लिया है, लेकिन उन्होंने शाहीन का नाम स्पेसिफिकली लिया है। देखिए शाहीन, डोंट यू थिंक कि वो भी अपने साथ ज्यादती खुद कर रहा है? मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा बता दूं, शाहीन T20 में क्यों आता है, वाई नॉट वनडे? देखिए, जो सीनियर बॉलर होता है उसकी वनडे में ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ पर कंपेयर टू आप T20 में उसको लेके जा रहे हैं। T20 में आपको यंग लेग चाहिए होती है जो कि पूरे एग्रेशन के साथ आए, जोर लगाए, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करे। आप मोहम्मद अली को यंग मत समझिएगा, वो 30-32 साल का है, उसकी एज गुजर चुकी है क्रिकेट की। लेकिन अफसोस क्या है, अब मैं अगर आपको स्टैट्स खोल के दूं ना, ये बैठे हुए हैं एनालिस्ट, ये खोले जरा स्टैट अपनी पूरी T20 टीम के, कितने लड़कों ने आपके डोमेस्टिक के T20 मैचेस खेले हैं? हार्डली 20-20, 15-15। क्या ये क्राइटेरिया? इसके अगेंस्ट अगर आप चले जाए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के ऊपर, वो कितने T20 और फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के यहाँ तक पहुंचे। अदरवाइज आपकी टीम में यहाँ प्रॉब्लम ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को, अब शायद ये बात किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, आपने दोनों को, हारिस को और इसको T20 शाहीन को खिलाने के बाद रेस्ट देनी है। रेस्ट के बाद क्या आना है आपका? PSL आना है। PSL आना, आप क्या उसको फ्रेश कर रहे हैं? ये थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से तो मतलब शाहिद अफरीदी साहब ने शादाब का भी जिक्र किया, तो मतलब शादाब का भी यही उनकी तो वैसे ही जगह नहीं बनती ना, उनका तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं बनता उसका कि वो। लेकिन आप देखें उन्होंने इन दोनों का नाम एक साथ लिया ना। मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना शाहीन और, देखिए हारिस की आपको जरूरत क्या वनडे में नहीं है, वो बंदा आउट कर ही जा रहा है और आप उसको कहते नहीं है वनडे में रेस्ट करेगा तो वनडे में कोई और आएगा। भाई जो परफॉर्म करता है ना उसको ही आप आगे लेके चलते हैं। मतलब आप रेस्ट क्यों करवा रहे हैं कि आपने PSL के लिए फ्रेश करना है इनको? फ्रेंचाइजीज का क्या प्रेशर है आपके ऊपर कि नहीं यार ये दो लड़के फ्रेश चाहिए,
क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, हमने पूरा साल इंतजार किया, हमें अगर वो अनफिट हो जाते हैं फर्ज करें लंबी बॉलिंग करके वनडे में, तो क्या पीएसएल में काम आएंगे फ्रेंचाइजीज के? नहीं आ पाएंगे। साइम अयूब अभी तक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इसी बात से आईपीएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी मैं। आप देखें कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेज उन सबकी हैं, डेफिनेटली आईपीएल में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप आईपीएल के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात कर रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पर लोगों की नज़रें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ जो कि ओवरसीज़ आए हुए होते हैं उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेज़ के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है, डिफरेंट अप्रोचेज़ के कोचेज़ उनको मिलते हैं, वहाँ पे उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द काइंड ऑफ पीपल दे कम अक्रॉस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है, और वो फिर जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा शूटअप कर गया होगा। नूर अहमद की एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह से कल उन्होंने सिंगल हैंडेडली टर्न अराउंड करके रख दिया है। नूर अहमद वॉज स्ट्रगलिंग जब वो पीएसएल में आए थे, लेकिन जब वहाँ पर वो खेले हैं उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, और ये नूर अहमद अभी अफगानिस्तान की टीम के फ्रिंजेस में भी शायद हमें महसूस नहीं हो रहा है। मतलब आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक उन्हें कंडीशंस भी उनके लिए उनको कंडीशंस कल बहुत सूट कर रही थी, बिकॉज चेन्नई इज सिमिलर टू जिस तरह स्पिन विकेट्स होती हैं, यही ग्राउंड है जहाँ पे अफगानिस्तान ने हमें फटे पे डाल दिया था और हम हार गए थे वो मैच। सो वो उनको कंडीशन सूट कर रही थी, तो वो चीज़ है कि वो पूरा आपको उस किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है। और अब जब हम कंपैरिजन करने पे आते हैं तो अब ये देखें कि जब हम लीग क्रिकेट में आए हैं तब आईपीएल ऑलरेडी 8वां सीजन खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना, हम उनको चीज़ ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम वैसे तो भी बहुत पीछे हैं और इस काम में भी बहुत उम्र में भी पीछे हैं, एज में भी पीछे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो आईपीएल है और पीएसएल में फ़र्क क्या है, अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बता, विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको अप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। वहाँ जो कंपटीशन लेवल है ना वो इतना तगड़ा होता है कि वो लड़के को इतना छानते नीचे। जब आप इमेजिन करें एक लड़के ने इंटरनेशनल लेवल का, उनकी रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है, मैं यही समझता हूँ कि वो वहां पर उसको रगड़ा लगाते हैं। उसके बाद जब वो आईपीएल में आता है, आईपीएल में वो दिग्गज प्लेयरों के साथ खेलता है, वो गुरु प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ वो खेल रहा होता है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आते हैं, जो इन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर भी मिल गया, तो इसलिए उनकी एक खेप तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है, 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार करता है। हर फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। आपका फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया चेक कर लें कि आप जिन लोगों को लेके आए हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इवन उन्हें आपने पीएसएल के भी मैचेस इतने नहीं खिलाए, और आप सीधा उठा के ले आए कि हाँ ये बहुत चंगा है यार, छक्का बड़ा यार, बड़े छक्के मारने वाले को खिलाना। भाई आप ये देखिए कि आपको मैच विनिंग प्लेयर कौन है, कौन ये जेस्चर शो करता है कि हाँ वो बड़ा प्लेयर फ्यूचर में जाके बनेगा। इस हिसाब से तो ईशान किशन ने कल फास्टेस्ट, आप देखें बड़ी फास्ट सेंचुरी की है उन्होंने, 45 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सेंचुरी की है, उनको तो पहले टीम में रखना चाहिए। हमारे यहाँ होता तो हो जाता, नहीं हमारे यहाँ होता ना तो ईशान किशन पाकिस्तान में होता, तो आधे लोग यूट्यूबर और चैनल्स वाले उसके घर पहुंचे होते, कहते आपके बेटे ने बड़ा अच्छा 100 किया। यार ये मुझे ये बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आती। आप एक प्लेयर को एक अच्छा प्लेयर बनने से पहले ही सुपरस्टार बना देते हैं और उसका जो बेड़ा गर्क है वो वहीं हो जाता है। इसके बारे में ना मेरा ख्याल है कि पॉलिसी होनी चाहिए, और मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि कम से कम 3 साल का आपको जो मीडिया के ऊपर आके जो मेन स्ट्रीम पे जो बैन होना चाहिए कि कोई प्लेयर
ना तो कहीं इतने बड़े बड़े इवेंट्स में जाए और ना ही उनको कमर्शियल्स में लिया जाए। देखिए ये चीज़ें और इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया की फर्स्ट क्लास या IPL के लेवल पे अगर आप जाके देखें तो वहाँ प्लेयर्स को इतना बूम नहीं मिलता जब तक वो टीम में ना आ जाए, नेशनल टीम में। हमने यहाँ बच्चों को अभी अंडर 16 मैंने देख रहा था, उसमें बच्चों को छोटे छोटे पॉडकास्ट करके तो उनको वहीं से बूस्ट देना शुरू कर दी। क्या बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश सिखानी है इनको, कॉन्फिडेंस देना। भाई पहले क्रिकेट वाला कॉन्फिडेंस तो दे दो, ये टीवी पे बोलने वाला कॉन्फिडेंस बाद में दे देना। देखिए वो भी नहीं है और क्रिकेट वाला भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। स्कोर की बात करते हैं कि IPL हमेशा से जाना जाता है अपने हाई स्कोरिंग मैचेस को लेकर। हम जब भी देखते हैं हम देखते हैं कि IPL के अंदर अब स्कोर, ये रिकॉर्ड टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे याद है कि लास्ट ईयर जिम्बाब्वे ने 333 शायद रन्स बनाए थे, 334 रन्स बनाए थे T20 में, तो बड़े हाईएस्ट रन्स कंसिडर किए गए थे कि जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छे रन्स बनाए। और मुझे लग रहा है कि इस बार जिस तरह से मैंने कल देखा, खैर कल जहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद का मैच हो रहा था राजस्थान रॉयल्स के साथ, वो भी एक तरह से वैसी विकेट है जैसी हमारी मुल्तान वाली है कि वहाँ पर रन्स बनते हैं। बट द हाईएस्ट रन आई थिंक अभी तक जो मैचेस हुए हैं, आज तीसरा दिन है, उसमें उन्होंने 286 रन जो है वो स्कोर किए हैं, विच वाज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ T20 आई गेस। और फिर वो चेजेबल किसी हद तक हो रहा था मगर नहीं हो पाया। 22 बॉल्स आई गेस 22 रन शायद रहते थे या कुछ